बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। नामीबिया में बुधवार को उस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से उनको सम्मानित किया गया। इस सम्मान का नाम है ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट बेलेविशिया मोराविलिस। आपको बताएं कि ये सम्मान जो है उन्हें नामीबिया की राजधानी विंडहोक स्थित स्टेट हाउस में दिया गया। ये सम्मान सोपा नामीबिया की राष्ट्रपति डॉक्टर नेंटुम्बो नंदी नंदेलवाह ने। वास्तव में यह प्रधानमंत्री मोदी का 27वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है और बीते 7 दिनों में चौथा ऐसा पुरस्कार जो उन्हें अलग अलग देशों में मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर नामीबिया की संसद को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जैसे नामीबिया का राष्ट्रीय पौधा बेलेविलिटिया है, मोराविलिस है, जो समय और उम्र के साथ मजबूत होता है, वैसे ही भारत और नामीबिया की दोस्ती भी समय की कसौटी पर और भी ज्यादा मजबूत होती चली जाएगी। प्रधानमंत्री ने नामीबिया को चीतों के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीते भारत आए थे। इनमें से एक का नाम आशा रखा गया था और आशा ने दिसंबर 2024 में 3 शावकों को जन्म दिया है। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि अफ्रीकी चीतों का भारत में ट्रांसफर दुनिया का पहला अंतर महाद्वीपीय ट्रांसफर था। 1952 में भारत में चीते विलुप्त घोषित कर दिए गए थे, लेकिन आज नामीबिया की मदद से भारत में फिर से उनकी आबादी बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा 2 जुलाई से 10 जुलाई तक चला। इस दौरान उन्होंने घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और अंत में नामीबिया का दौरा किया। प्रधानमंत्री मोदी 27 साल बाद नामीबिया जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। आपको बता दें कि इससे पहले 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी और 1990 में वीपी सिंह वहां गए थे। बुधवार सुबह प्रधानमंत्री विंडहोक पहुंचे। एयरपोर्ट पर नामीबिया की राष्ट्रपति ने उनका स्वागत किया। पारंपरिक नृत्य और स्वागत गीतों के साथ प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री ने कलाकारों के साथ ढोल भी बजाया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय से मुलाकात की, फिर स्टेट हाउस पहुंचे जहां उन्होंने 21 तोपों की सलामी दी गई, गार्ड ऑफ ऑनर मिला और फिर दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत शुरू हुई। भारत और नामीबिया के बीच कई समझौते हुए जिसमें हीरे और लिथियम की आपूर्ति, स्वास्थ्य और डिजिटल भुगतान जैसे जुड़े मुद्दे शामिल रहे। विदेश मंत्रालय के आर्थिक मामलों के सचिव दम्मू रवि ने मीडिया को बताया कि नामीबिया भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बन गया है, यानी अब दोनों देशों के बीच रियल टाइम डिजिटल भुगतान संभव होगा। आपको बता दें कि नामीबिया समुद्री हीरे का सबसे बड़ा भंडार रखने वाला देश है। यहाँ समुद्र के नीचे 80 मिलियन कैरेट से ज्यादा हीरे मौजूद हैं। फिलहाल नामीबिया भारत को सीधे कच्चा हीरा नहीं भेजता, लेकिन प्रधानमंत्री की इस यात्रा से इस दिशा में नई संभावनाएं जरूर खुली हैं। भारत की कई हीरा प्रोसेसिंग कंपनियां पहले से ही नामीबिया में सक्रिय हैं। भारत ने अब तक नामीबिया में खनन, निर्माण, हीरा प्रोसेसिंग और सेवाओं के क्षेत्र में लगभग $800 मिलियन यानी 6,600 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। सिर्फ हीरे ही नहीं बल्कि नामीबिया कोबाल्ट, लिथियम और दुर्लभ मृदा तत्वों की समृद्धि है जो भारत के क्लीन एनर्जी सेक्टर के लिए अत्यंत उपयोगी है। ये देश यूरेनियम का भी बड़ा उत्पादक है जो भारत के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के चुनाव का भी जिक्र किया। उन्होंने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उदाहरण देते हुए कहा कि लोकतंत्र और संविधान ने दोनों देशों को ये गौरव प्रदान किया। उन्होंने कहा कि भारत और नामीबिया का रिश्ता आज का नहीं बल्कि आज़ादी के पहले से जुड़ा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में दक्षिण पश्चिम अफ्रीका का मुद्दा उठाया था। नामीबिया में संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना का नेतृत्व भी एक भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल दीवान प्रेमचंद ने ही किया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। बात होगी अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हैं अभी हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं और उनको लेकर एक ईरान की ओर से आई बेहद गंभीर धमकी इस समय हेडलाइन बनी है। आपको बता दें कि ईरान के उच्च स्तरीय धार्मिक नेतागण ने ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को परमेश्वर के दुश्मन करार देते हुए उन पर फतवा जारी किया था। इस फतवे में ट्रंप को क्रूसीफिक्सन, क्रूस पर चढ़ाने की सजा देने का भी आदेश शामिल है। आप कुछ साफ बताएं कि ये शब्द मध्ययुगीन और अमानवीय कहलाया गया। वास्तव में ये फतवे कई वरिष्ठ आयतुल्लाओं जैसे नासिर मजरम रिशारजी, हुसैन नूरी,
हमेदानी और नजमुद्दीन तवसी द्वारा जारी किए गए। इसमें मोहराव यानी परमेश्वर के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाला घोषित किया गया। शरिया कानून में मोहराव का फैसला जो है हत्या के साथ यातना देना और क्रूसीफिक्सन जैसी कठोर सजाएं निर्धारित करता है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि नजमुद्दीन तवसी ने ये तब कहा था कि जो हाथ पिछले साल ट्रंप के कान के पास गोली चला गया था, वही उस हाथ से उसकी गर्दन में गोला भी चला सकता है। ये संदर्भ 2 जुलाई 2024 में ट्रंप पर लड़ाके द्वारा की गई असफल हत्या की कोशिश का है। उसके बाद भी आगे जाकर एक कट्टरपंथी ईरान मौलवी जो है अब्दुल मजीद खहरानी ने ट्रंप और नेतन्याहू की हत्या पर धन संग्राहक अभियान की भी शुरुआत की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसका लक्ष्य खर्च हेतु लगभग 10 से 20 मिलियन डॉलर जुटाना है। 6 जुलाई 2025 को यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में एक बड़ा हमला कर वैश्विक समुद्री सुरक्षा को झकझोर दिया। लाइबेरिया के झंडे वाले यूनानी स्वामित्व वाले मालवाहक जहाज मैजिक सीज को हूतियों ने ड्रोन, मिसाइल, ग्रेनेड और छोटे हथियारों से निशाना बनाया। जहाज पर भीषण विस्फोट हुआ। वो 2 हिस्सों में बट गया और मिनटों में समुद्र में समा गया। इस हमले में 3 नाविकों की मौत, 2 के घायल होने की पुष्टि हुई है, जबकि 22 चालक दल के सदस्यों को किसी तरह बचाया गया है। हूती विद्रोहियों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और दावा किया गया कि यह हमला इजरायल के खिलाफ उनकी घोषित नाकाबंदी का उल्लंघन करने पर किया गया है। उन्होंने घटना का वीडियो भी जारी किया जिसमें विस्फोट और जहाज के टूटने का दृश्य फिल्म टाइटैनिक जैसी तबाही को दर्शाता है। यूरोपीय संघ के ऑपरेशन एस्पिडेज ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि जहाज स्वेज नहर की ओर जा रहा था जब उस पर हमला हुआ। हालांकि सुरक्षा बलों ने जवाबी फायरिंग की, लेकिन नुकसान नहीं टाला जा सका। घायल नाविकों में एक ने अपना पैर भी गंवा दिया। यह हमला सिर्फ एक जहाज पर नहीं था, यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर सीधा प्रहार था। लाल सागर दुनिया के सबसे व्यस्त व्यापारिक मार्गों में से एक है। इस क्षेत्र में अस्थिरता से वैश्विक शिपिंग इंडस्ट्री पर असर पड़ता है, जिससे तेल, अनाज और अन्य जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। हूती विद्रोही पहले भी कई बार लाल सागर में जहाजों पर हमले कर चुके हैं और ये दावा करते हैं कि ये इजराइल हमास संघर्ष में हमास के समर्थन किए जा रहे हैं। लेकिन इन घटनाओं में मध्य पूर्व का पहले से ही जटिल भू राजनीतिक स्थिति को और पेचीदा बना देता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस हमले की कड़ी निंदा की और क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षित समुद्री आवाजाही सुनिश्चित करने की अपील की। अब सवाल उठता है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल इस तरह के हमलों को रोकने के लिए और कठोर कार्रवाई करेंगे, या ये क्षेत्र लगातार वैश्विक व्यापार का जोखिम बना रहेगा। लाल सागर में हूतियों ने अब जो हमला किया है वो तस्वीरें भी आपने देखी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हूती विद्रोहियों ने अमेरिका और इजराइल एयर अटैक्स के बावजूद अपनी रक्षा प्रणाली को मजबूती से स्थापित कर दिया है। आपको बताएं कि अमेरिका में MQ-9 रिपर जैसे हाईटेक ड्रोन अब तक करीब 22 ड्रोन हूती लड़ाकों द्वारा गिराए जा चुके हैं। मार्च 2025 के बाद ये संख्या 67 तक पहुंच चुकी है। प्रत्येक ड्रोन की कीमत लगभग $3 करोड़ होती है। वास्तव में इस पर अमेरिका की वित्तीय चोट भी साफ झलकती है। हूती विद्रोहियों के पास ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम क्यों है, ये सवाल जग जाहिर अब हो गया है। अब इसका जवाब ईरानी तकनीकी, जमीनी जुगाड़ और पुराने सोवियत हथियारों की मदद से मिलता है। इससे पहले आता है सबसे पहले उसका देसी तर्जुमा, जिसे उन्हें खुद विकसित उन्होंने किया। करीब 358 मिसाइलें, जिन्हें स्क्वायर 1 के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें लोइटरिंग मिसाइल भी कहते हैं। इनमें रडार गाइड तकनीक होती है और टर्बोजेट इंजन इसे लंबी दूरी तक उड़ने योग्य बनाता है। इसे अमेरिका की नौसेना से 2019 में जब्त किया गया था। अब ये पूरे यमन में तैनात है और खुलेआम इस्तेमाल हो रही है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि रूस से मिले पुराने एयर टू एयर मिसाइलों को हूती लड़ाके जमीन से दागे उठा के लायक बना रहे हैं। जैसे R-73E बना है और ताकिब 1, R-271 जैसी ताकिब 2 और R-77 जैसी ताकिब 3
मिसाइलों के इस्तेमाल में ईरान की तकनीकी मदद बताई जा रही है। हूती हरियाली सफलता के इस पुरानी मिसाइलों को नए सिस्टम में तब्दील कर रहे हैं ताकि वे फाइटर जेट्स को निशाना बना सकें। वास्तव में यमन में नवंबर 2019 में ये मिसाइलें S-75, 2K-12, KUB स्ट्रेला जैसे पुराने सोवियत एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर भी मिली हैं, लेकिन हूती विद्रोहियों ने उन्हें सफलतापूर्वक फिर से सक्रिय कर लिया है। इसमें शामिल है S-75 प्रणाली, जिसे क्यूआर-2 और मेहुत बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। अब एक महत्वपूर्ण खबर आपको बताते हैं। अफगानिस्तान में शरणार्थी संकट एक बार फिर से विकराल रूप ले रहा है। यूएनएमए और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की रिपोर्ट्स बताती हैं कि 1 जनवरी से 30 जून 2025 के दौरान कुल 9,49,000 अफगान प्रवासियों को ईरान और पाकिस्तान से वापस भेजा गया है। इनमें से 7,41,000 ईरान से और 2,08,000 पाकिस्तान से। वास्तव में विस्थापन की ये लहर कई स्तरों पर चिंता का विषय बन चुकी है। जून महीने में अकेले ईरान से 2,83,000 से अधिक अफगान प्रवासी लौट चुके हैं। आपको ये भी साफ बताएंगे कि ये वापसी इतनी तेजी से हो रही है कि शरणार्थी संकट को और गहरा कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रेड क्रॉस का अनुमान है कि ईरान 2025 के अंत तक 1 मिलियन और अफगान को वापस भेज सकता है। साथ ही जनवरी से ही 1.2 मिलियन अफगानियों को जबरन या स्वैच्छिक रूप से घर लौटाया गया है। इसमें पाकिस्तान से आने वालों की संख्या भी शामिल है। लोकल प्रशासन और सहायता प्रणालियां इस गहन संकट का सामना नहीं कर सकेंगी। आपको बताएं कि यूएन की समीक्षा में कहा गया है कि कई लौटे हुए लोग सिर्फ हाथों में कपड़े लेकर घर लौट रहे हैं और उन्हें खाना, पानी, तंबू, स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे कानूनी दस्तावेज तक नहीं मिल पा रहे। वास्तव में ईरान और पाकिस्तान दोनों की नीतियों में बदलाव के पीछे सुरक्षा चिंताएं प्रमुख वजह बताई जा रही है। ईरान ने अफगानों को जासूस होने का इल्जाम लगाकर दबाव में रखा है और उन्हें कानून अनाधिकृत प्रवासी मानकर घर भेजा जा रहा है। पाकिस्तान में भी अफगानियों पर गिरफ्तारी और संपत्ति जब्ती जैसी कार्रवाइयों की सूचना मिली है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि ताजा आंकड़ों के मुताबिक ईरान के 6 लाख से अधिक अफगानियों को अकेले जून माह में जबरन भेजा गया है।